क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का आपका 9 क्वेश्चन है। उसमें लिखा है 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना दिया है। तो शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है तो हो गया ये पी नॉट बराबर 23.8 mmHg। ये शुद्ध जल का वाष्प दाब है। अब कह रहा है विलेय की मात्रा कितनी है, 50 ग्राम है, और इसका द्रव्यमान निकाल लें। यहां पर NH2CO2 यूरिया का द्रव्यमान आपका ये दिया है, और यूरिया का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे 60 आएगा, क्योंकि N बराबर आपका 14, H बराबर 1, C बराबर 12, O बराबर 16। ये यूरिया का एटॉमिक वेट हो गया 60। विलायक यहाँ पर क्या है, कैपिटल W कितना है, 850 ग्राम दिया है। ठीक, कह रहा है कि विलयन के जल के वाष्प दाब की गणना करो, अर्थात विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है। ठीक, और कह रहा है आपेक्षिक अवनमन भी याद कीजिए। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ये भी पूछ रहा है। ठीक, समझो कि नहीं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ये भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है। ठीक, देखिए यहां पर जल का अणुभार भी लिखना पड़ेगा। ये जल का द्रव्यमान आ गया, अब लिखेंगे H2O का M, कैपिटल M मतलब अणुभार, 1 दूना 2 और 16 आपका कितना हो 18। अब लिखोगे राउल्ट के नियम से। भाई वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम पढ़ा है, अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। ये राउल्ट के नियम से P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर स्मॉल n, नीचे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये राउल्ट के नियम से है। ठीक, जब कभी भी इधर वाला कंपोनेंट निकालना हो तो आप पूरा सूत्र लगाया करो, और जब इधर का कंपोनेंट निकालना हो तो इसकी तुलना में इसका मान नगण्य मान लिया करो, तो सूत्र सिर्फ इतना लगाया करो। ठीक, क्योंकि इतना बिंदुओं पर लागू होता है, इसकी तुलना में इसका मान नगण्य मान लेंगे तो इतना सूत्र लगाएंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ा। ठीक, और जब कभी भी इधर का कंपोनेंट निकालना हो तो आपको पूरा सूत्र लगाना है। तो देखो पहले ये निकाल ले, P बराबर क्या हुआ, द्रव्यमान बटे अणुभार, ये भी आपका द्रव्यमान बटे अणुभार, ये भी आपका द्रव्यमान बटे अणुभार। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 50, विलेय का अणुभार कितना है 60, ये भी आपका विलेय का आपका है 50, ये भी आपका 60 है, और विलायक का कितना दिया है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, दशमलव दशमलव कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, और इसको काट दिए 2 से, ये आएगा 9, 4, 2, 5, इसको डिवाइड करके लिख लेंगे, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आ जाएगा। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे इतना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, दशमलव के 2 अंक लिख रहे हैं, इसको डिवाइड कर दिया इतना आ गया, इसको इसमें प्लस कर दिया और बाद में इसको डिवाइड कर दिया, दशमलव आया, फिर डिवाइड कर दिया, आपका ये आ गया। ठीक, ये क्या आया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आपका निकल आया। ठीक, अब निकालेंगे हम PS, क्या निकालेंगे PS। देखो इसको कैसे निकालते हैं, PS आपका कैसे निकलेगा, ये आपका आ गया P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर आ गया 0.017, ये निकल आया आंसर। अब P नॉट कितना दिया था, बताओ इसमें P नॉट कितना दिया था, P नॉट आपका दिया था 23.8, ये PS P नॉट 23.8, 0.017 आप गुणा कर दिए 23.8 माइनस PS बराबर 0.017, मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी किससे 23.8, आप उसकी मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, PS बराबर, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करा देंगे आज इतना आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे आपका माइनस हो जाएगा, उधर ले जाएंगे आपका प्लस हो जाएगा, PS बराबर 23.3954। अब आप ये वाले अंक हटा दीजिए तो आपके नहीं बढ़ेंगे। वैसे नियम ये होता है कि 5 से पहले अगर कोई विषम अंक है
तो ये वाला बढ़ जाता है, तो ये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 40। ठीक, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कि वाला हट गया, ये विषम अंक है तो एक अंक बढ़ जाता है, तो 39 होता तो 40 हो जाता है। ठीक, इतना आपका mmHg आ गया, 23.4 mmHg। ये विलियम का आवाज दाब आ गया जो कह रहा था। ठीक, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। पहले राउंड के नियम से लगाएंगे, P0 माइनस PS अपॉन P0, स्मॉल ए नीचे स्मॉल ए प्लस कैपिटल M। इससे आपने वास दाब में अपेक्षित कॉमन निकाल लिया। ठीक, अब वास दाब में अपेक्षित कॉमन बराबर इतना है, आपको निकालना PS, तो इससे आप PS बराबर निकाल लेंगे इतना। ठीक, 10वां क्वेश्चन आपका है कि 750 mmHg दाब पर जल का बॉइलिंग पॉइंट इतना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे आप पढ़ते होंगे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वो क्वथनांक 760 mm पर होता है। ठीक, 760 mm या 1 atm पर आपका जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्वथनांक की परिभाषा पढ़िए कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी द्रव का वाष्प दाब कम कर दे तो इसका क्वथनांक भी कम हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, हमने दाब कर दिया 750 mmHg, जल का बॉइलिंग पॉइंट आपका 99.63 डिग्री सेल्सियस रहेगा। देखो है, इसमें कंफ्यूजन मत करना आप लोग। भाई परिभाषा पढ़ी है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब इतना होता है, तो किसी भी द्रव का जो क्वथनांक होता है वो वायुमंडलीय दाब पर होता है। ठीक, दाब कम करके कम कर दिया, 750 कर दिया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि 500 ग्राम जल में कितने ग्राम ग्लूकोज की इसकी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन होगा। मतलब अब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, पहले इतने पर उबल रहा था, और अब 500 ग्राम जल में कितना ग्लूकोज सुक्रोज मिला दिया जाए, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ये कह रहा है। तो हम निकाल लेंगे क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, पहले कितने पर उबलता था 99.6 डिग्री 63 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, तो इसमें वृद्धि कितनी हो गई 0. आपका रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। और ये डिग्री सेल्सियस आपके केल्विन के बराबर होता है जब तापांतर होता है तब। और जल कितना है 500 ग्राम है। सुक्रोज का द्रव्यमान पूछ रहा है, सुक्रोज का द्रव्यमान पूछ रहा है W, और सुक्रोज होता है C12, वही चीनी, H22 को 11 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे 342, C बराबर होता है 12, H बराबर 1, O बराबर 16, ये इसका एटॉमिक वेट आ गया। और अब क्या करना है, इसमें हमको निकालना है W निकालना है, तो इसके लिए आपको Kb का मान मालूम होना चाहिए। ठीक, इस क्वेश्चन में छूटा हुआ है Kb बराबर जल के लिए होता है, कितना होता है जल के लिए 0.52 केल्विन किलो मोल इनवर्स, ये जल के लिए Kb का मान होता है। ठीक, जल के लिए Kb का मान है, चाहो तो याद कर लीजिए, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है, विलायक चेंज हो जाएगा तब चेंज होगा। ठीक, तो आपने डेल्टा टी बराबर पढ़ा है 1000 Kb स्मॉल w स्मॉल f कैपिटल W। इन सूत्रों पर न्यूमेरिकल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके 7 सेट बनते हैं, एक सेट में इससे न्यूमेरिकल आपका अनिवार्य रूप से लगभग आता है। ठीक, तो डेल्टा टी बराबर हो गया 1000 Kb स्मॉल w स्मॉल f कैपिटल W। भाई कैसे लिखा, डेल्टा टी भी है, क्वथनांक में उन्नयन इतनी हो गई। ठीक, वृद्धि हो गई, मतलब वृद्धि हो जाएगी जब घोल देंगे तब। कैपिटल W दिया जल का, सुक्रोज का द्रव्यमान पूछ रहा है, सुक्रोज का और बाहर निकाल दिया, जल के लिए Kb का मान इतना होता है, हम निकालेंगे इसमें स्मॉल w, डेल्टा Tb स्मॉल m कैपिटल W बराबर 1000, आपका आएगा Kb स्मॉल w, स्मॉल w निकालेंगे आएगा
डेल्टा टीबी स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू नीचे आएगा 1000 और आ जाएगा हमारा केबी। आपका डेल्टा टीबी बराबर दिया है 0.37 और एम बराबर आपका है 342, कैपिटल डब्ल्यू आपका है 500 और नीचे आपका 1000 है और केबी का मान 0.52 है। ये आपका निकला है। ठीक, अब इससे निकालेंगे डब्ल्यू कि कितने ग्राम सुक्रोज घोलना पड़ेगा। ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल ज्यादा कठिन नहीं होते, आसानी से बस सूत्र में रखिए आपका मान आ जाएगा। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा 121.67 ग्राम। ठीक, ये सुक्रोज की मात्रा हो गई। ध्यान दीजिए आप लोग कि क्वथनांक में हमने लिखना आया, कैपिटल डब्ल्यू दिया, स्मॉल डब्ल्यू निकालना है, स्मॉल एम आपका डेल्टा आपका केबी, सॉरी जल के लिए केबी का मान नहीं दिया है, वैसे न्यूमेरिकल में केबी का मान दिया होना चाहिए। ठीक, ये जल के लिए केबी का मान इतना है, सूत्र लगाएंगे, स्मॉल डब्ल्यू का मान आपका निकल आएगा। ठीक, एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, इसका सूत्र C6H8O6 है। कह रहा है कि उस द्रव्यमान का परिक्रम कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में कमी इतनी होती है और केएफ का मान दिया है। देखिए भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों है, एमआई क्वेश्चन है दोनों। 3.9 केल्विन किलो मोल इनवर्स ये आपका केएफ है और डेल्टा टीएफ कितना है 1.5 डिग्री सेल्सियस। हिमांक में कमी भैया बताया है तापांतर डिग्री सेल्सियस केल्विन में बराबर होते हैं। ठीक, तापांतर जो है डिग्री सेल्सियस केल्विन में बराबर होता है। अब विलायक का द्रव्यमान है आपका 75 ग्राम एसिटिक अम्ल का और एस्कॉर्बिक अम्ल का द्रव्यमान पूछ रहा है। ठीक, एस्कॉर्बिक अम्ल का द्रव्यमान पूछ रहा है और इसका भाग लिखेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल इसका सूत्र है आपका C6H8O6, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। का अणुभार m बराबर आप निकाल लेंगे, C बराबर आपका 12, H बराबर 1, O बराबर 16, तो आपका आएगा 72, यह आएगा 8, 96, ये हो गया 80 प्लस 96 176। ये एस्कॉर्बिक अम्ल का द्रव्यमान हो गया, अणुभार सॉरी हो गया। द्रव्यमान पूछ रहा है या आणविक द्रव्यमान इसे कहते हैं, या मोलर द्रव्यमान कह सकते हो, तो ग्राम प्रति मोल लिख सकते हो, या m लिख दीजिए, मतलब अणुभार इतना हो गया। तो आप इसमें सूत्र क्या लगाएंगे, डेल्टा टीएफ बराबर आपका आएगा 1000 केएफ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम और आपका कैपिटल डब्ल्यू। आप इससे स्मॉल डब्ल्यू निकालेंगे, स्मॉल डब्ल्यू निकालोगे तो आपका क्या आएगा डेल्टा टीएफ स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू अपान में आएगा 1000 आपका केएफ इतना बचेगा सिर्फ। ठीक भाई, इधर से आप मल्टीप्लाई करा दोगे, ये आपका रहेगा डब्ल्यू निकालोगे अपान में आ गया। डेल्टा टीएफ कितना है 1.5 और एम बराबर आपका दिया है 176 और आपका कैपिटल डब्ल्यू कितना है 75 और नीचे आपका 1000 है और केएफ का मान आपका 3.9 है। दशमलव ये हटाएंगे, दशमलव ये हटाएंगे। ठीक 25 3 जा 25 4 जा आपका। ठीक फिर 5 से काट दीजिए, 5 3 जा और 5 8 जा, तो इसको आप सरल कर लोगे। सरल करने के बाद इतना बचेगा, इसको डिवाइड कर देंगे, इतने ग्राम आ जाएगा। ठीक ध्यान दीजिएगा आप लोगों को, फिर केएफ का मान दिया था, देखो इसमें केएफ का मान दिया है डेल्टा टीएफ 1.5 डिग्री सेल्सियस है, ये तापांतर 80 डिग्री सेल्सियस केल्विन बराबर है। कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार दिया हुआ है, विलेय का भार पूछ रहा है या द्रव्यमान पूछ रहा है, एस्कॉर्बिक अम्ल का भार हमने निकाल लिया। डेल्टा टीएफ बराबर 1000 केएफ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू।
आपका पूछ क्या रहा है, स्मॉल डब्ल्यू पूछ रहा है और आप स्मॉल डब्ल्यू वाला फार्मूला बना लेंगे, इसमें मान पुट कर देंगे, स्मॉल डब्ल्यू आपका निकल आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 12, इसे देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का 12 क्वेश्चन है। मोलर द्रव्यमान दिया है, मतलब एम कितना है 185 कामा 000। ठीक, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 1 ग्राम है, विलेय का द्रव्यमान है ये। टी कितना दिया है 37 डिग्री सेल्सियस है ताप, ये तापांतर नहीं ताप है, 273 इसमें जोड़ देंगे, 310 केल्विन आपका आ गया। ठीक, V बराबर कितना है 450 है, मैंने इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, लीटर में चेंज हो गया। पूछ रहा है पराशर दाब पास्कल में, पराशर दाब पहले एटीएम में निकाल लेंगे, बाद में पास्कल में चेंज कर लेंगे। ठीक, देख लीजिएगा, ये दिया है टी आपका है, और एस का मान आपका 0.0821 लीटर एटीएम कैलोरी मोल इनवर्स। देखो ये लीटर में है, ये कैलोरी में है, ये मोल इनवर्स आपका रहेगा, एटीएम में आपका पी निकल आएगा पराशर दाब या पाई, और फिर इस एटीएम को पास्कल में चेंज कर देंगे। ठीक, तो बताओ पी बराबर क्या पढ़ा आपने एनएसटी, ये विलियन समीकरण है टर्मिनल के लिए, तो P बराबर क्या आएगा W बटे MST। P बराबर भाई M बराबर द्रव्यमान बटे भार, P बराबर निकालेंगे WST बटे आएगा VM। W का मान आपका कितना है, W आपका दिया 1, S का मान 0 आपका 0821, ये आपको याद रहता है। T का मान आपको 310 केल्विन, V का मान आपका 450/1000 और M का मान आपका कितना है 185 और 000। ठीक, 1230 आपके कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल हो गया, आप क्या आ गया 0.0821 31, नीचे आएगा 45 और आएगा 185, या आपका जो पी आएगा ये एटीएम में आएगा। ठीक, किसमें निकल कर आएगा एटीएम में, और मुझे चाहिए पास्कल में, तो आपने पढ़ा है, देखो ये फार्मूले है कुछ, एक एटीएम बराबर होता है 760 mm, एक एटीएम बराबर होता है, एक एटीएम बराबर आपका 101 और 325 पास्कल। ये उस दिन हमने लिखाया था, एक न्यूमेरिकल करवाया था, वहां पर एटीएम बराबर ये बताया था। ठीक, कि पास्कल को एटीएम में कैसे चेंज करेंगे, एटीएम में पास्कल को, तो ये एटीएम में है, इसमें इतने से मल्टीप्लाई करा दे, पास्कल में चेंज हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, यह आपका रहेगा 101 325 पास्कल, ये पास्कल आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर पास्कल में आ जाएगा। ठीक, इसमें आ जाएगा पास्कल में, इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका 30.97 पास्कल आ जाएगा। ठीक, ये पराशर दाब है, चाहे पी से लिखिए या पाई से लिखिए। ठीक, ध्यान दीजिए, स्मॉल एम आपका दिया है, स्मॉल डब्ल्यू दिया था, टी हमारा डिग्री सेल्सियस था, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, वी हमारा एमएल में था, इसको लीटर में चेंज कर लिया, पी पराशर दाब ज्ञात करना है, एस का मान दिया नहीं होता, आपको ये याद रहता है इसलिए हमने लिख दिया, पी बराबर आपका एनएसटी है, पी बराबर आएगा डब्ल्यू बटे एमएसटी, पी बराबर डब्ल्यूएसटी बटे वीएम, मान लिख दिया। यहां पर जो आएगा एटीएम में आएगा, एक एटीएम बराबर इतने पास्कल आपको बता चुके हैं, आप एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका पास्कल में पराशर दाब निकल आएगा। ठीक, अब आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो एनसीईआरटी किताब के अभ्यास के प्रश्न है। ठीक, उसमें थ्योरी वाले भी होंगे, न्यूमेरिकल वाले होंगे, तो हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करा चुके हैं, कराने जा रहे हैं आपको, थ्योरी आप चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक, तो देखिए न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपके हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है, वो आपके जो न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे वो चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल दिए थे। ठीक, वो करा दिए हमने कि प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। ये द्रव्यमान की दृष्टि है,
अर्थात प्रतिशत W/W। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति मिल हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप देख लीजिए 68% सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र HNO3 के जलीय विलयन या सांद्र HNO3 के विलयन का यह अर्थ है कि यहां पर ऐसे लिख दीजिए W/W। ठीक, अब ज्यादा अच्छा रहेगा द्रव्यमान की दृष्टि से। 68% सांद्र नाइट्रिक अम्ल का यह अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम HNO3 उपस्थित है। ठीक, 68% सांद्र नाइट्रिक अम्ल W/W का यह अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम HNO3 उपस्थित है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये हो गया विलय का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान हो गया? विलय का द्रव्यमान, मतलब नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान हो गया। नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान आपका आ गया 68 ग्राम। अब मोलरता पूछ रहा है, मोलरता के लिए क्या चाहिए? विलय का अणुभार भी चाहिए और विलयन का आयतन चाहिए। तो HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणुभार, तो H बराबर आपका 1, आपका N बराबर 14 और O बराबर 16, तो आप इसको प्लस कर देंगे 63 आ जाएगा। ठीक, ये इसका अणुभार हो गया। विलयन का आयतन निकालेंगे, विलयन का आयतन सूत्र पढ़ा है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन बराबर क्या आएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। ये पढ़ा है, m बराबर VD, V बराबर m/d। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है? विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है। ये विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है और विलयन का घनत्व कितना है? 1.54504 ग्राम प्रति ml। तो आप इन उसको डिवाइड करेंगे तो आपका ml में आ जाएगा आयतन। ठीक, आयतन किस में आ जाएगा? ml में। तो आपका ये विलयन का आयतन ml में आ गया। ठीक, अब पूछ क्या रहा है? नमूने की मोलरता। तो अम्ल के नमूने की मोलरता, अम्ल के नमूने की मोलरता, तो ये बराबर क्या आएगा? HNO3 के मोल मतलब विलय के मोल, नीचे विलयन का आयतन लीटर में, और यदि विलयन का आयतन हम यहां पर ml में लिखेंगे तो गुणे में 1000 हो जाएगा। ठीक, तो HNO3 के मोल क्या आएंगे? द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान कितना? 68, अणुभार आपका 63 और विलयन का आयतन ml में है तो आएगा 100 अपान क्या आएगा? 1.504। ये ml में है, ऊपर आप जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्या आएगा? 68 अपान 63, ये पलट जाएगा 1.504 अपान में आ जाएगा आपका, भाई पलट गया ना, ये आपका नीचे पलट गया 100 और ये आपका 1000 दिया। ठीक, यहां से आप दशमलव उठाएंगे, आपके 3 जीरो बढ़ेंगे, आपके 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद आप 2 से काट दीजिए, 3 4 आएगा, 2 से काटेंगे 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 आएगा, फिर 2 से काटेंगे आपका कितना आएगा? 17। तो आप इसको डिवाइड कर लेना कि ये इसकी मल्टीप्लाई इससे डिवाइड कर देना, आपका आ जाएगा 16.23 m। m मतलब मोलरता। फिर एक बार ध्यान दीजिए कि 68% शांत नाइट्रिक अम्ल W/W का आप क्या है कि 100 ग्राम विलयन में 68 आपका ग्राम नाइट्रिक अम्ल उपस्थित है। तो नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान हो गया, नाइट्रिक अम्ल का अणुभार हो गया, विलयन का आयतन लिखेंगे तो जानते हो m बराबर होता है VD, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व।
आयतन बराबर क्या आएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। ये द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, ये ग्राम में, ग्राम प्रति एमएल में है, तो एमएल ऊपर चला जाएगा, आपका एमएल में आयतन आ गया। अब मोलरता और सूत्र लगा दो, इसके मोल विलीन का आयतन एमएल में, गुणे में आपका 1000 है, आप इसमें मान पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे, मोलरता निकल आएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है, विलयन की मोलरता और विलयन में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। यदि विलयन का घनत्व दिया हो तो मोलरता भी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका है। देखिए क्या लिखा है, 10% W/W ग्लूकोज के जलीय विलयन का, ग्लूकोज के जलीय विलयन का यह अर्थ है कि, यह अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। ठीक, यह बुरा है। ठीक, ये हो गया ग्लूकोज का द्रव्यमान, और मोलरता पूछ रहा है, मोल प्रभाव भी पूछ रहा है, मोलरता भी पूछ रहा है, घनत्व तो आपका दिया है। ठीक, तो देख लीजिएगा कि विलय क्या यहां पर है, ग्लूकोज है, C6H12O6 होता है इसका फार्मूला, का द्रव्यमान दिया है, का द्रव्यमान आपका दिया है, कितना है, 10 ग्राम है। इसके अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी, का अणुभार या मोलर द्रव्यमान M बराबर जानते हो 180 होता है, नहीं निकाल पाते हो तो सूत्र से निकाल सकते हो, C बराबर 12, H बराबर 1, O बराबर 16 होता है। ठीक, इसका अणुभार हो गया, और इसके बाद विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। विलयन का द्रव्यमान आपका दिया है, विलयन का द्रव्यमान दिया है आपका कितना, 100 ग्राम दिया है, तो हम विलायक का द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक, विलायक क्या है, जल, विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे, 100 माइनस 10 ग्राम, 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो आपका 90 ग्राम आ गया भैया, विलायक का द्रव्यमान आ गया 90 ग्राम। ठीक, विलायक का द्रव्यमान आ गया, तो इसे कैपिटल लिख दीजिए और विलायक का अणुभार लिखेंगे। विलायक का कैपिटल है मतलब अणुभार, जल का सूत्र H2O, एक आपका 1 और आपका 16 18, जल का एटॉमिक वेट कितना हो गया, 18। अब जब मोलरता ज्ञात करेंगे तो विलयन का आयतन भी आवश्यक होगा, वो भी निकाल लीजिए। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, विलयन का आयतन भी निकालेंगे हम, चूंकि 3 बातें से पूछ रहा है, तो विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे, आपने पढ़ा है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, आयतन बराबर आपका आएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। तो भैया विलयन का द्रव्यमान कितना था, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम था, आपका घनत्व कितना दिया है, 1.2 दिया है, ये ग्राम था, ग्राम प्रति मिल का, तो ये आपका एमएल में आ जाएगा। ठीक भाई, ग्राम है और ये ग्राम प्रति मिल है, तो आपका एमएल में आ जाएगा। ठीक, 1.2 दिया है। ठीक है, विलयन का आयतन हो गया ये। अब जो जो चीजें पूछ रहा था वो निकाल लेंगे। नंबर 1 बात क्या पूछ रहा है, नंबर 1 बात पूछ रहा है मोलरता, मोलरता बराबर क्या आएगा, विलय के मोल, विलय के मोल नीचे आएगा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो आपका गुणे में आएगा 1000। ये होती है मोलरता, कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो विलय के मोल कितने, विलय के मोल द्रव्यमान बटे अणुभार, विलय का द्रव्यमान ये, अणुभार ये,
तो आ जाएगा 10/180 और विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान आपका 90 और ये आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1000 आ जाएगा 10/180 नीचे आ जाएगा, ये 90 है और मल्टीप्लाई में आपका 1000 है। ठीक, ये 0 0 कैंसिल, एक 0 ये कैंसिल हो गया, 2 से काट दीजिए 9 आएगा, 2 से काटेंगे आपका 50 आएगा, ये आ गया 50 और 9 9 का होता है 81। आप इसको डिवाइड करेंगे, मोल अलता निकल आएगी। ठीक, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 0 आ गया 617। स्मॉल एम लिख दीजिए या मोल प्रति किलोग्राम भी लिख सकते हो। ये निकल आई आपकी मोलरता। क्या निकल आई, ये मोलरता ज्ञात हो गई। मोलरता और विलेय के मोल, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में आपका 1000 है, मल्टीप्लाई में इसमें रख दिया और इस प्रकार मोलरता निकल आई। दूसरा पॉइंट आपका पूछ रहा है कि प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज, तो आप सभी का मोल प्रभाज निकालेंगे। देखिए इसी को बिगाड़ कर यहीं पर बता रहे हैं आपको कि मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। मोल प्रभाज देखिए प्रत्येक घटक का, तो पहले लिखेंगे ग्लूकोज का मोल प्रभाज, ये दूसरी बात आपकी है। मोल प्रभाज निकालेंगे तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर क्या आएगा, ग्लूकोज के मोलों की संख्या, नीचे ग्लूकोज के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। ये ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। ठीक, तो मोल प्रभाज क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान इतना है, अणुभार आपका 180 है, ये भी आपका द्रव्यमान 10 है, अणुभार 180 है और प्लस इसका द्रव्यमान कितना है 90 है और ये आपका ये 90 है और ये आपका कितना है 18 है। 0 0 हट गया, ये भी 0 0 हट गया, ये आपका 18 5 90 आया। 18 से डिवाइड कर दीजिएगा 1 में, इसको आप 18 से 1 में डिवाइड कर दोगे इतना आएगा, 18 से 1 में डिवाइड करो इतना आएगा, 5 5 आएगा, 6 कर दिया हमने। ठीक, ये 5 आएगा, इसको प्लस कर दिया, इससे डिवाइड किया 0.011। ठीक, उसके आगे 0 हटाएगा, छोड़ दिया, इतने में रखे। ठीक, 2 अंक रखना चाहो तो ये भी हटा दो, इतना बचेगा। ये ग्लूकोज का मोल अंश हो गया। अब निकालेंगे जल का मोल अंश। जल का मोल प्रभाव या मोल अंश, तो आपने पढ़ा है कि अगर एक का मालूम हो जाए तो दूसरे का एक से घटाकर निकाल लो। पढ़ा xa प्लस xb बराबर 1, तो xb बराबर 1 माइनस xa, तो 1 माइनस कितना घटा देंगे 1 1, इतना घटा दीजिएगा आपका रहेगा। ठीक, तो 1 से घटाते हैं हम क्या 0.011, ये आएगा आपका 9, यहाँ आएगा 8, आ जाएगा 9 और यह रहेगा 0.989। ये भैया मोल अंश निकला है। दूसरी बात, पहली बात में क्या निकला था मोल अलता, दूसरी बात में ग्लूकोज का मोल अंश निकाल लिया, ये आया, और जल का मोल अंश निकाला, इससे घटा दिया, जल का मोल अंश आ गया। अब तीसरी बात कहता है क्या मोलरता। क्या कहता है मोलरता। तीसरी बात इससे पूछ रहा है मोलरता। मोलरता तीसरी बात ये पूछ रहा है, तो मोलरता बराबर क्या आएगा कि विलेय के मोल नीचे आएगा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, और यदि ml में लिखते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। विलेय के मोल द्रव्यमान बटे अणुभार आ गया इसका, और विलयन का आयतन कितना दिया वो दिया, ऊपर निकाला था मैंने कि 100/1.2 और 1000 से मल्टीप्लाई है। ठीक, ये विलेय के मोल है, ये विलयन का आयतन ml में है। 100 क्या रहेगा 180, 1.2 आएगा, 100 आपका जो है सॉरी 10 ये है, ये आपका पलट जाएगा 1/2 पर हो जाएगा, 100 आपका नीचे है और 1000 से मल्टीप्लाई है। ठीक भाई ऐसे रहेगा, ये आपका पलट गया, ऐसा उल्टा हो गया, तो ऐसा आ गया।
दशमलव उठाएंगे, एक जीरो बढ़ गया, एक जीरो तीन कैंसिल, तीन जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो जीरो आपका एक कट गया, आपका बचेगा 12/18, 6 से काट दीजिए, 6 2 जा आपका 12, 6 3 जा 2/3, इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 2 आपका आएगा 6 और 6 6 आता रहेगा तो आप 7 कर दीजिए। ठीक, ये आ गई विलियम की मोलरता। इस कैपिटल एम से लिख दीजिए या मोल प्रति लीटर ले सकते हो, मोलरता आ गई। ठीक, कि तीसरी बात मोलरता पूछ रहा था, तो मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलियम का आयतन ml में 1000 से मल्टीप्लाई है, इसे मान रख दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लिए मोलरता निकल आई। ठीक, घर से आपका क्या काम है, जो आप एक्टिव की बुक पढ़ा रहे थे उसमें आंकिक प्रश्न चल रहे थे। ठीक, आंकिक प्रश्न टोटल आपके 35 दिए हैं, उसमें एक दिन हमने 15 दिए थे, कल हमने 10 दिए थे और आज हमने 10 दे दिए, आपके टोटल 35 हो गए। उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है आप पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर डालकर कमेंट्स को जरा पूछो, उसका वीडियो आपको 1-2 दिन बाद मिलेगा। ठीक,